हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई मैंने आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट चला रखे हैं हिंदी साहित्य का, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई इसके अंदर। ठीक है, तो उस क्लास को शुरू से लेके अंत तक जरूर से ज़रूर देखें भाई। ठीक है, और ये आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है, चाहे आप ये हमारे इसका पेपर दे रहे हो, चाहे KVS का, ठीक है, चाहे NVS का, चाहे एस्टेट का, या हिंदी साहित्य जहाँ भी पूछा जाता है उसका पेपर देते हैं, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये क्लास रहने वाली है। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और कमेंट भी ज़रूर से ज़रूर करें भी, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और PDF आप सभी को पता है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। करो जिस भी बच्चे ने पीछे की क्लासें नहीं देखी हैं, तो पहले वाली इनसे जो क्लास है वो नहीं देखी, तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, चैनल पर जाके देख सकते हैं, आपको सभी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई हम। हिंदी भाषा और उसका विकास, इससे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। जो हिंदुस्तानी भाषा उसका रूप क्या है भाई, तो संस्कृत निष्ठ है, हिंदी उर्दू मिश्रित है, दक्षिणी हिंदी है, या ब्रज अवधि का मिश्रित रूप है। तो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा का रूप क्या है, हिंदुस्तानी, या हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, हिंदी उर्दू मिश्रित। भी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या देख लेते हैं। हिंदुस्तानी शब्द कभी उर्दू तथा कभी हिंदी एवं कभी दोनों के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार विशुद्ध हिंदी और उर्दू ए मुअल्ला की एक दरमियानी सूरत का नाम हिंदुस्तानी कहा जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन के अनुसार हिंदुस्तानी मुख्य रूप से दो आब की भाषा है, अतः हिंदुस्तानी का प्रयोग हिंदी उर्दू मिश्रित के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी पश्चिमी बोली वर्ग की नहीं है। भाई इनमें से कौन सी बोली ऐसी है जो पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है। तो बांगरू, ब्रज, कन्नौजी या छत्तीसगढ़ी। तो बांगरू भी है, ब्रज भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ी है ये भाई पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। अपभ्रंश उपभाषा, फिर उसकी बोली है। ठीक है, मैंने सभी क्लासों में आपको ये प्रोवाइड करवाई है। तो सोरसैनी ये पश्चिमी हिंदी उपवर्ष उपभाषा के अंतर्गत आती है भाई। ठीक है, अपभ्रंश क्या है, सोरसैनी, और इसकी उपभाषा क्या है, पश्चिमी हिंदी। इसकी बोलियां कौन कौन सी रहेगी पश्चिमी हिंदी की, खड़ी बोली, इसको कोरी भी कहते हैं, ब्रजभाषा, हरियाणवी या बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। ये 5 बोलियां क्या है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। राजस्थानी उपभाषा, इसके अंतर्गत पश्चिमी राजस्थानी जिसको मारवाड़ी कहते हैं, पूर्वी राजस्थानी जिसको जयपुरी कहते हैं, उत्तरी राजस्थानी इसको मेवाती कहते हैं, दक्षिण राजस्थानी इसको मालवी कहते हैं भाई। ठीक है, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आते हैं कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली। फिर है गुजराती, अर्धमागधी पूर्वी हिंदी। ठीक है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है, मागधी इसकी उपभाषा बिहारी इसके अंतर्गत आएगी, भोजपुरी, मगही, मैथिली। फिर है बंगला, उड़िया, असमिया। पेशाची है इसके अंतर्गत लहंदा। ठीक है, इसकी भाषा क्या रहेगी, पंजाबी। लहंदा उपभाषा है और पंजाबी क्या इसकी बोली रहेगी। ब्राचड़, सिंधी, महाराष्ट्री, मराठी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है। तो कितनी है भाई, 22 है भाई, आप सभी को पता होगा। व्याख्या में देख लेते हैं। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्तमान समय में 22 भाषाएं सम्मिलित है, जो इस प्रकार है। असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। ग्रिम नियम का संबंध किससे है। तो किससे है, स्वनिम विज्ञान से रहेगा। ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या, ग्रिम नियम का संबंध स्वनिम विज्ञान अर्थात ध्वनि विज्ञान से है। इसके प्रवर्तक जर्मन भाषा के विद्वान याकोब ग्रिम है। यह 1822 ईस्वी में प्रकाश में आया। इस नियम का संबंध भारोपीय स्पर्शों से है जो जर्मन भाषा में परिवर्तित हो गए थे। ग्रिम नियम बागाघात पर आधारित है भाई। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है। तो मद्रास में है। ये सी आंसर अपना बिल्कुल सही है। यहाँ पे देख लेते हैं, व्याख्या है। ठीक है, हिंदी संस्थान का नाम है और उनके मुख्यालय है। दक्षिण भारतीय हिंदी प्रचार सभा कहाँ है, चेन्नई में है। और हिंदी प्रचार सभा हैदराबाद में है। मैसूर हिंदी प्रचार परिषद बेंगलोर में रहेगी। आगे है हिंदी साहित्य के इतिहास से क्वेश्चन
आंसर हम करते हैं भाई। नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? जो नंददास जी हैं इनकी ऐसी कौन सी रचना है जिसका संबंध नायक नायिका भेद से है? तो रास पंचाध्यायी, रस मंजरी, श्याम सगाई या भंवर। जो रस मंजरी है इसका संबंध नायक नायिका भेद से रहेगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। रस मंजरी 1550 ईस्वी में प्रकाशित नंददास ने दोहा चौपाई शैली में नायक नायिका का वर्णन किया है। इसमें स्वकीय और परकीय नायिका के भेदोपभेद को चित्रित किया गया है। रास पंचाध्यायी में कृष्ण की रासलीला को रोला छंद में वर्णित किया गया है, जबकि भंवर गीत में सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव के संवाद का वर्णन है। श्याम सगाई में श्याम की सगाई का वर्णन है भाई। अगला क्वेश्चन है, आनंद कादम्बनी के संस्थापक थे तो कौन थे? आनंद कादम्बनी के संस्थापक भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र या राधाचरण दास भाई। तो बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन आनंद कादम्बनी के संस्थापक रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। पत्रिका, प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार और उसका स्थान दे रखा है। आनंद कादम्बनी जो नागरी नीरद है दोनों दे रखे हैं। आनंद कादम्बनी का प्रकाशन 1881 में हुआ था, ठीक है, और नागरी नीरद का 1893 में। इसके संपादक बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन जी थे, ठीक है। जो आनंद कादम्बनी है ये साप्ताहिक थी और मिर्जापुर से निकलती थी, और नागरी नीरद ये भी साप्ताहिक थी, ये भी मिर्जापुर से निकलती थी भी। और इनके संपादक एक ही थे, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन। प्रकाशन वर्ष इनका अलग अलग है। आनंद कादम्बनी का 1881, नागरी नीरद का 1893। फिर है ब्राह्मण पत्रिका, इसका प्रकाशन 1883 में हुआ। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी और कानपुर से निकलती थी। कवि वचन सुधा 1868 में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी और काशी से निकलती थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक थे। ये भी मासिक थी और बनारस से निकलती थी। बाला बोधनी 1874 में प्रकाशित। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संपादक के रूप में कार्य करते थे। मासिक थी ये पत्रिका और बनारस से ये निकलती थी भाई। अगला क्वेश्चन है, दीदी पत्रिका के संपादक थे। जो दीदी पत्रिका है इसके संपादक कौन थे? तो ठाकुर श्रीनाथ सिंह थे भाई दीदी पत्रिका के संपादक। पत्रिका प्रकाशन वर्ष और संपादक देख लेते हैं। दीदी 1839 में प्रकाशित हुई, तो भाई संपादक कौन है? ठाकुर श्रीनाथ सिंह रहेंगे। प्रताप पत्रिका है इसका प्रकाशन 1913 में हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक रहेंगे। ब्राह्मण पत्रिका है इसका 1883 में प्रकाशन हुआ। प्रताप नारायण मिश्र इसके संपादक रहेंगे भाई। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? भाई कुंवर नारायण की रचना बतानी कौन सी है? पथिक है, बांसुरवा के बहाने, मगध या पहाड़ पर लालटेन। जो बांसुरवा के बहाने है कुंवर नारायण की रचना रहेगी। आगे देखते हैं। और हर एक क्लास में हम 50 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चनों की अपनी ये प्रैक्टिस सेट है। तो देखना आगे भी 100 क्वेश्चनों का ही प्रैक्टिस सेट आएगा। अगर ज़्यादा लंबी क्लास होगी तो उसका मैं 50 क्वेश्चनों का ही बनाऊंगी, हाफ हाफ करके आपको मैं दे दूंगी भाई, ठीक है। व्याख्या में देख लेते हैं। काव्य संग्रह है, प्रकाशन वर्ष है, काव्यकार है। तो बांसुरवा के बहाने 2008 में इसका प्रकाशन हुआ। कुंवर नारायण इसके काव्यकार रहेंगे। पथिक 1920 में इसका प्रकाशन हुआ। रामनेस त्रिपाठी रहेंगे। मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है। और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश्वर डबराल की रचना रहेगी। इनमें कौन बावरी पंथ से संबंधित नहीं है? बावरी पंथ से कौन संबंधित नहीं है? काफ़ी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बुल्ला साहब, बुलाल साहब, पलटू साहब या संत साहब। जो पलटू साहब है ये बावरी पंथ से संबंधित नहीं है। सी आंसर बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या बिल्कुल सही है, देख लेते हैं व्याख्या में। बावरी पंथ के प्रवर्तक बावरी साहिबा थी, ठीक है। बावरी पंथ के प्रवर्तक कौन थी? बावरी साहिबा थी। बुल्ला साहब, बुलाल साहब, संत साहब इसी संप्रदाय से संबंधित थे। जबकि पलटू साहब जगजीवन दास के शिष्य थे। किसके शिष्य थे भी? जगजीवन दास के शिष्य थे। तथा यह संत नामी यानी सतनामी संप्रदाय के संत थे भाई। अगला क्वेश्चन है, कब को टेरत दीन है होत न श्याम सहाय, तुम हूँ लागी जगत गुरु जग नायक जग बाए। इस दोहे के कवि कौन है? तो इस दोहे में कवि ने क्या किया? शिकायत करता है, प्रार्थना करता है, आत्मनिवेदन करता है या व्यंग्य करता है? तो अभी जो कवि है ने भाई इस दोहे में शिकायत की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जन गण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। इन पंक्तियों के
लेखक कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल है, नागार्जुन है, केदारनाथ सिंह है, धूमिल है। तो नागार्जुन जी रहेंगे। बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है। जनगण मन अधिनायक, ठीक है, अमंगलकारी, नागार्जुन है इस पंक्ति के रचनाकार। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर, केदारनाथ अग्रवाल जी रहेंगे पंक्ति के रचनाकार। हाँ हाँ मैं कवि हूँ, कवि यानी भाषा में बदेश हूँ, ये धूमिल जी की है पंक्ति। और धूमिल जी का दूसरा नाम, मूल नाम क्या है? सुदामा पांडे। देख, ठीक है। मैंने जब भी सोचा मुझे रामचंद्र की मूछें याद आई, केदारनाथ सिंह भाई। सबंगी रचना किसकी? जो सबंगी है रचना किसकी है? तो रज्जब जी की रहेगी। डी आंसर बिल्कुल सही है। सबंगी रज्जब की रचना है। इसमें इन्होंने अपनी तथा अन्य निर्गुण संतों की रचनाओं का संकलन किया है। रज्जब ने अंगबधु नाम से दादू दयाल की रचनाओं का भी संकलन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारतवर्ष में कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1936 ईस्वी में हुई थी भी भारत में। व्याख्या देख लेते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 ईस्वी में पेरिस में एम फॉस्टर के नेतृत्व में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन यानी प्रगतिशील लेखक संघ के अधिवेशन से हुआ। भारत में 1936 ईस्वी में सज्जाद जहीर और मुल्क राज आनंद के नेतृत्व में यह संस्था खुली और लखनऊ में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रेमचंद्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया है? तो किस संस्था ने प्रारंभ किया? तो हिंदी अकादमी संस्था ने प्रारंभ किया है। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। हिंदुस्तानी त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी अकादमी या हिंदुस्तानी अकेडमी प्रयाग द्वारा किया गया है। इस संस्था का स्थापना 1927 में डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष तेज बहादुर सप्रू थे। अगला क्वेश्चन आगे है भी, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं हैं, इनसे क्वेश्चन आंसर हम देख लेंगे। लड़ाई के नाटककार कौन है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है लड़ाई। व्याख्या देख लेते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के नाटक बकरी 1974, लड़ाई 1979 तथा अब गरीबी हटाओ, ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के 3 महत्वपूर्ण नाटक हैं। उपेंद्रनाथ अश्क जी के नाटक देख लेते हैं। लक्ष्मी का स्वागत 1935 में, स्वर्ग की झलक 1940 में, छठा बेटा 1940 में, जय पराजय 1937 में, देवताओं की छाया में 1940, अलग अलग रास्ते 1954, अंजो दीदी 1955, भंवर 1961, बड़े खिलाड़ी 1967, लौटता हुआ दिन 1972, कैद और उड़ान। मोहन राकेश के नाटक है आषाढ़ का एक दिन 1958, लहरों के राजन 1963, आधे अधूरे 1969, पैरों तले जमीन अधूरा है भाई इनका ये। और ये पूरा किसने किया? पूरा हो चुका है ये नाटक, लेकिन किसने किया ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने काफ़ी क्लासों में आपको बताया हुआ है। जो भी बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं तो उनको पता होगा। ठीक है, पैरों तले जमीन जो है इनका मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। इसको पूरा किसने किया ये? और ये भी आपको हिंट दे देती हूँ, मोहन राकेश के क्या है ये दोस्त थे, इन्होंने पूरा किया है। राम कुमार वर्मा के नाटक है कौमुदी महोत्सव, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कव्य और काला पानी के कहानीकार कौन है? तो कौन रहेंगे वे कव्य और काला पानी के कहानीकार? निर्मल वर्मा। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। व्याख्या, निर्मल वर्मा के कहानी संग्रह जलती झाड़ी 1965, पिछली गर्मियों में 1968, बीच बहस में 1973, कव्य और काला पानी 1983, सूखा और अन्य कहानी 1995, परिंदे 1960। उदय प्रकाश के कहानी संग्रह है दरियाई घोड़ा, त्रिज 1979 और अंत में प्रार्थना 1994, पाल गोमरा का स्कूटर 1997, पीली छतरी वाली लड़की 2001, दत्तात्रेय का दुख 2002, मोहनदास 2010 में। स्वयं प्रकाश के कहानी संग्रह है मात्रा एवं प्रभार 1974, सूरज कहाँ निकलेगा 1980, जंग 2002, दुखिया दास कबीर 2003, नकवेश्वर कागा ले गया 2003, किताब में लिखा है 2003, अज्ञात पुरुष 2005, तर्पण 2006, अखिलेश के कहानी संग्रह आदमी नहीं टूटता, मुक्ति 1979, श्रापग्रस्त 1997, अंधेरा 2006 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन। शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? तो कुंवर चंद प्रकाश सिंह रहेंगे। डी आंसर बिल्कुल सही है। संस्मरण प्रकाशन वर्ष लेखक शेष स्मृतियां कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह है। ताना बाना केदारनाथ सिंह जी का है। दिल्ली मेरा प्रदेश रघुवीर सहाय जी का संस्मरण है। लौट आवधार 1995 दूधनाथ के, काफी महत्वपूर्ण है भैया इनका संस्मरण। एक शमशेर भी है 2012 दूधनाथ सिंह का ही है।
काव्य शास्त्र एवं आलोचना से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम किस आचार्य का कथन है? तो पंडित जगन्नाथ जी का कथन रहेगा। सी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में कथन और आचार्य देख लेते हैं। रमणीयात प्रतिपादक शब्द काव्यम, ये जगन्नाथ जी का है भाई। तथा दोषों शब्दार्थों से गुणवर्ण अलंकृति पुनः कयापी, ये मम्मट जी का है। शब्दार्थों सहित तो काव्यम भामा का है। वाक्य रसात्मक काव्य, ये विश्वनाथ जी का रहेगा कथन। तथ्य विविधता, इससे देख लेते हैं क्वेश्चन आंसर। झांकियां निकलती है ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं ये खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्ति किसकी है? तो भाई पंक्तियां सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रहेगी। डी आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्याख्या में पंक्ति और पंक्तिकार है। ऊपर की पंक्तियां हमने देख ली हैं, आगे इन कवियों की भी पंक्तियां देख लेते हैं। गा रे गा हरवाए दिल चाहे वही तान, खेतों में पका धान, प्रभाकर माचवे की है। अगली पंक्ति है, यह सो जूही सी चांदनी नव नवीन पंख कुंवर खोसे, ये नरेश मेहता की है। डूबता दिन भीगती सी शाम, बंद कर दो काम लो विश्राम, ये भारत भूषण अग्रवाल की पंक्तियां रहेगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। आखिरी कलाम, वैराग्य संदीपनी, बरवे नायिका भेद और बीसल देव रासो। तो सबसे पहले भाई इसमें बीसल देव रासो आएगा। ठीक है, बी आंसर अपना बिल्कुल सही है। फिर आखिरी कलाम आएगा, फिर वैराग्य संदीपनी आएगा, फिर बरवे नायिका भेद आएगा। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार, बीसल देव रासो 1155 नरपति नाल जी का है। ठीक है, आदिकाल की रचना रहेगी। आखिरी कलाम 1528 जायसी जी का है। ठीक है, भक्ति काल की रचना है। वैराग्य संदीपनी 1557 तुलसीदास, यही भक्ति काल की है। बरवे नायिका भेद 1610 से 1615 ईस्वी के बीच है, रहीमदास जी की रचना रहेगी। निम्नलिखित हिंदी समाचार पत्रों का काल क्रमानुसार सही विकल्प हमें बताना है। तो कर्मवीर है, आज है, विशाल भारत है और जनसत्ता। सबसे पहले आ जाएगी, फिर कर्मवीर, फिर विशाल भारत, फिर जनसत्ता। भी आंसर अपना बिल्कुल सही है। समाचार पत्र, प्रकाशन वर्ष, संपादक और प्रकार और उनका स्थान। आज जो पत्रिका है 1920 में प्रकाशित हुई थी। बाबू विष्णुराव पराड़कर की ये पत्रिका है, संपादक रहेंगे इसके ये, और ये दैनिक थी और वाराणसी से निकलती थी। करमवीर 1924 में प्रकाशित हुई। माखनलाल चतुर्वेदी और माधवराव सप्रे इसके संपादक रहेंगे। ये साप्ताहिक थी, जबलपुर से निकलती थी भाई। विशाल भारत 1928 में प्रकाशित हुई। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक थे। मासिक पत्रिका थी और कलकत्ता से निकलती थी। जनसत्ता 1930 में प्रकाशित हुई। ओम थनवी इसके संपादक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम रेखांकित कीजिए। तो हुंकार, रेणुका, रसवंती और उर्वशी, ये आंसर अपना बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याख्या में देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचनाओं का सही अनुक्रम से है भाई सभी ये। रेणुका 1935, हुंकार 1939, रसवंती 1940, द्वंद्व गीत 1940, कुरुक्षेत्र 1946, सामधेनु 1947, रश्मि रथी 1952, नील कुसुम 1954, दिल्ली 1954, उर्वशी 1961, परशुराम की प्रतीक्षा 1963, आत्मा की आँख 1964, हारे के हरिनाम, धूप और धुआं 1951, नीम के पत्ते, इतिहास के आंसू 1951। भैया रामधारी सिंह दिनकर की जी की रचनाएं रहेंगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नाटकों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। अंधा युग, प्रायश्चित, कोर्ट मार्शल, भारत, दुर्दशा। तो देखते हैं भाई, सबसे पहले आएगा भारत दुर्दशा, प्रायश्चित, अंधा युग और कोर्ट मार्शल। डी आंसर सही है। नाटक, प्रकाशन वर्ष और नाटककार देख लेते हैं। भारत दुर्दशा 1880 में प्रकाशित हुई। भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके नाटककार रहेंगे। प्रायश्चित 1913 में प्रकाशित नाटक है, जयशंकर प्रसाद इसके नाटककार है। अंधा युग 1955 में प्रकाशित है, धर्मवीर भारती इसके नाटककार रहेंगे। कोर्ट मार्शल 1991 में प्रकाशित है, स्वदेश दीपक इसके नाटककार रहेंगे। आगे आलोचकों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। विजय देवनारायण शाही, डॉक्टर देवराज, रामस्वरूप चतुर्वेदी और लक्ष्मीकांत वर्मा। तो सबसे पहले डॉक्टर देवराज, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, फिर विजय देवनारायण शाही, फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी। भी आंसर अपना बिल्कुल सही है।
जन्म तिथि के अनुसार आलोचकों का जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम देख लेते हैं। आलोचक दे रखे एक तरफ, दूसरी तरफ कालक्रम है। डॉक्टर देवराज का जन्म 1917 में हुआ, मृत्यु 1999। लक्ष्मीकांत वर्मा 1922 में जन्म, 1999 में मृत्यु। विजय देवनारायण शाही 1924 में जन्म, 1986 में मृत्यु। रामस्वरूप चतुर्वेदी 1931 में जन्म और 2003 में इसकी मृत्यु भई इनकी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उपन्यासों का रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है? चंद्रकांता, तितली, नदी के द्वीप और कसब। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देख लेते हैं। उपन्यास दे रखा, प्रकाशन वर्ष है और उपन्यासकार है। चंद्रकांता 1888 में प्रकाशित देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। तितली 1934 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद का उपन्यास है। नदी के द्वीप 1951 में प्रकाशित अज्ञे जी का उपन्यास है। कसब 1982 में प्रकाशित मोहन श्याम जोशी जी का उपन्यास रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य संग्रह का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। तो भगनदूत, मंजीर, चांद का मुंह टेढ़ा और साके, यही क्या है हमारा बिल्कुल सही रहेगा ये ऑप्शन। काव्य संग्रह, प्रकाशन वर्ष और काव्यकार। भगनदूत 1933 में प्रकाशित है, अज्ञे जी इसके रचनाकार रहेंगे। मंजीर 1941 में प्रकाशित, गिरजा कुमार माथुर इसके रचनाकार रहेंगे। चांद का मुंह टेढ़ा 1964 में प्रकाशित, मुक्ति बोध इसके रचनाकार रहेंगे। साखी 1983 में प्रकाशित, विजय देवनारायण शाही इसके रचनाकार रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो क्या है? पहले संरचनावाद, फिर अस्तित्ववाद, फिर फ्रायडवाद, फिर उत्तर संरचनावाद। सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं। व्याख्या में सिद्धांत दे रखे, कालक्रम दे रखा और प्रयोक्ता दे रखा है। ठीक है, संरचनावाद 1725 में। ठीक है, और इसके कौन थे संस्थापक? प्रयोगवाद, सॉरी, इस सिद्धांत किसने दिया था? इस सिद्धांत को विरोक्का ने दिया था। अस्तित्ववाद 1813 से 1835 की किर्केगार्द। फ्रायडवाद 1856 से 1939 फ्रायड। उत्तर संरचनावाद 1970 से रोला बर्थवेट। निम्नलिखित निबंध संग्रह का रचनाकाल के अनुसार सही अनुक्रम में बताना है। तो भाई इसको हम साथ में ही देख लेते हैं। निबंध संग्रह, प्रकाशन वर्ष और निबंधकार। ठीक है, निबंध संग्रह देख रहे हैं। परंपरा का मूल्यांकन 1981, रामविलास शर्मा इसके लेखक रहेंगे। नई कविता का आत्म संग्रह तथा अन्य निबंध 1964, मुक्तिबोध। आत्मपरक 1983 में प्रकाशित हुआ, अज्ञे जी का निबंध है। चाबुक 1991 में निराला जी का निबंध संग्रह रहेगा। काव्य आंदोलन का सही अनुक्रम। ठीक है, पहले नई कविता, फिर नकेनवाद, फिर है कविता, फिर युतुत्साहवाद भाई। काव्य आंदोलन कालक्रम, प्रवर्तक। नई कविता 1954 में। ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर इसके प्रवर्तक रहेंगे भाई। आगे देखते हैं। नकेनवाद 1956 में प्रकाशित, नलिन विलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता इसके प्रवर्तक है। ए कविता 1965 में जगदीश चतुर्वेदी जी रहेंगे। युतुत्साहवाद 1968 में सलभ श्रीराम सिंह इसके प्रवर्तक रहेंगे। निम्नलिखित उपन्यास और उनके नारी पात्रों के साथ हमें क्या है इसको सुमेलित करना है भाई। तो देख लेते हैं। परख उपन्यास है, परख है, गबन है, त्याग पत्र है, शेखर एक जीवनी है। ठीक है, जालपा, शशि, कट्टो, मृणाली, धनिया। ठीक है, ये क्या है इसके पात्र रहेंगे। तो भाई सबसे पहले हमें जो आता है उसका हम मिलान करेंगे। तो शेखर एक जीवनी की पात्रा कौन है? शशि है, तो डी का 2 हो गया। त्यागपत्र मृणालिनी। ठीक है, सी का 4। गबन जालपा पात्र है। परख की कट्टो, तो भाई 3। तो देख लेते हैं। पहले ए का 3 था, बी का 1, सी का 4, डी का 2। 3 1 4 2, 3 1 4 2 बी में है भाई। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। इसे मिलान वाले में जो आपको सबसे पहले आता है ना उसका मिलान करना है आपको। ठीक है, आपका आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो इसी से हल हो जाएगा। परख 1929 में प्रकाशित है, जनेंद्र कुमार जी इसके उपन्यासकार रहेंगे। कट्टो इसकी पात्रा है। गबन 1931 में प्रकाशित, प्रेमचंद्र जी इसके उपन्यासकार रहेंगे। जालपा इसके पात्र है। त्यागपत्र 1937 में प्रकाशित है, जनेंद्र उपन्यासकार रहेंगे। मृणाली इसकी पात्र रहेंगी। शेखर एक जीवनी भाग 1 1940 में प्रकाशित है, भाग 2 1944 में। अज्ञे जी इसके उपन्यासकार रहेंगे। शशि और शेखर इसके पात्र है। गोदान 1936 में प्रकाशित उपन्यासकार है, उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी इसके उपन्यासकार रहेंगे। धनिया और गोबर इसकी पात्रा है। निम्नलिखित आत्मकथाओं को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना, तो करते हैं।
ठीक है, जो हमें सबसे पहले आता वो करेंगे। 10 द्वार से सोपान तक, तो ये आत्मकथा किसकी है? ये हरिवंश राय बच्चन की जी की है। तो एक का चार, तो एक का चार पहले हम एक के चार को मिलाते हैं, तो एक का चार देखो भाई एक ही ऑप्शन में है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है। तो ऐसे ही आपको जो पहले आता है उसका मिलान करना है। शेष को हम नीचे व्याख्या में देख लेते हैं। आत्मकथा, प्रकाशन वर्ष और आत्मकथाकार। ठीक है, देखो भाई जो हरिवंश राय बच्चन है कि 4 आत्मकथाएं थी और काफ़ी महत्वपूर्ण आत्मकथा काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। कभी मिलान के रूप में पूछ ली जाती है, कभी क्रम के रूप में पूछ ली जाती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में आ ही जाता है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम है ये इनकी आत्मकथा और 1939 में प्रकाशित हुई। नीड का निर्माण फिर, ये द्वितीय आत्मकथा 1970 में प्रकाशित हुई। बसेरे से दूर तृतीय है, 1978 में प्रकाशित हुई। और 10 द्वार से सोपान तक की चतुर्थ है, ये 1985 में प्रकाशित हुई। और हरिवंश राय बच्चन इन आत्मकथाओं के लेखक रहेंगे। मेरी आत्मकथा 1941 में प्रकाशित श्याम सुंदर दास जी की आत्मकथा है। अपनी कहानी 1970 में प्रकाशित वृंदावन लाल वर्मा जी की आत्मकथा रहेगी। मेरी जीवन यात्रा 1946 में प्रकाशित राहुल सांस्कृत्यायन जी की आत्मकथा रहेगी भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, बात बोलेगी सम्राज्ञी का नैवेद्य दान, यमुना के प्रति अकाल में सारस। तो अभी बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की है, तो एक का चार है भाई, तो एक के चार को मिला लेते हैं। पहले एक का चार देखो भाई बी ऑप्शन में, इसलिए बी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। आगे हम व्याख्या में देख लेंगे। काव्य और कवि दे रखे, बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह, सम्राज्ञी का नैवेद्य दान अज्ञे जी की है। यमुना के प्रति केदारनाथ सिंह अग्रवाल जी का काव्य है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह का है। प्रलय संजय शिव मंगल सिंह सुमन का काव्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके कवियों के साथ मिलान करना है। इनका जो हमें आती है सबसे पहले वो हम करेंगे। जो मृगावती है ये किसकी है? मृगावती ये कुतुबन की है। तो डी का एक देख लेते हैं किसमें है। तो डी का एक ओनली हमारे एक ही ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या नीचे देख लेंगे, उसमें सभी मिलान कर उसमें देख लेते हैं कवि और रचना, प्रकाशन वर्ष और रचनाकार। हंसावली 1370 ईस्वी में प्रकाशित है, कवि असाहित इसके रचनाकार रहेंगे। चंदायन 1379 में प्रकाशित, मुल्ला दाऊद इसके रचनाकार है। सत्यवती 1501 में प्रकाशित, ईश्वर दास इसके रचनाकार रहेंगे। मृगावती 1503 में प्रकाशित, कुतुबन इसके रचनाकार रहेंगे। चित्रावली 1613 में प्रकाशित, उस्मान इसके रचनाकार रहेंगे भी। अगला क्वेश्चन है, उपन्यासों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, तो दे रखे हैं उपन्यास दे रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें आता है, मित्रों मर जाने किसका है? कृष्णा सोबती का है, तो डी का चार, तो देख लेते हैं। ठीक है, डी का चार किस में है? तो भाई डी का चार दो में हो गया है। आगे हम देखते हैं, डी का चार दो में है। इसके बाद हम देखेंगे हमें क्या आता है। ठीक है, इसमें से हमें क्या आता है। डी का चार हो गया था ना, डी का चार। ठीक है, कर्म भूमि किसकी है? कर्म भूमि प्रेमचंद्र का है, तो भाई सी का दो। अब देख लेते हैं ऊपर चल के, सी का दो है कि नहीं है। सी का दो ये रहा, तो अपना ए ऑप्शन सही रहेगा। शेष को यहाँ पे देख लेते हैं। उपन्यास है, प्रकाशन वर्ष और उपन्यासकार है। अप्सरा 1931 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का उपन्यास है। मृगनयनी 1905 वृंदावन लाल वर्मा का है। कर्म भूमि 1932 प्रेमचंद्र जी का है। मित्रों मरजाने 1967 कृष्णा सोबती का। आवा 1999 चित्रा मृदगल जी का उपन्यास रहेगा। आगे है ग्रंथ और ग्रंथकार। ठीक है, देख लेते हैं। तो साहित्य दर्पण किसका? साहित्य दर्पण किसका है भाई? साहित्य दर्पण है विश्वनाथ का, तो भाई बी का तीन हो गया। देख लेते हैं बी का तीन किस में है। बी का तीन भाई एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा, बी का तीन। ठीक है, रस गंगाधर कुंतक जी का, सॉरी पंडित राज जगन्नाथ जी का है, तो बी का ए का पाँच। काव्य प्रकाश है मम्मट जी का, सी का एक। वक्रोक्ति जीवितम ये कुंतक का है। ठीक है, तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहाँ पे देख लेते हैं ग्रंथ और ग्रंथकार। रस गंगाधर
पंडित राज जगन्नाथ का है, साहित्य दर्पण विश्वनाथ का, काव्य प्रकाश मम्मट का है, वक्रोक्ति जीवितम कुंतक जी का है और ध्वन्यालोकी आनंदवर्धन का रहेगा। अगला क्वेश्चन है, काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ हमें सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं, राष्ट्रगीत में भला कौन यह भाग्य विधाता है, फटा सुनता पैने। ठीक है, देख लेते हैं, देख रहे साथ में मिलान कर लेंगे। नहीं भाई, साथ में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रगीत में भला कौन यह भारत भाग्य विधाता है, ये रघुवीर साहे जी की है। एक का 3 रहेगा। एक का 3 है, क्या करूँ जो शंभु धनु टूटा तुम्हारा। ठीक है, तो ये गिरजा कुमार माथुर जी का रहेगा। तो ए का 3 बी का 1, तो ए का 3 बी का 1, बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। यहीं पे पंक्तियां देख लेते हैं भाई, आगे देखते हैं। अब मैं कभी नहीं रहा काला झंडा हूँ, ये किसके, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की पंक्ति है। साधो आज मेरे सत्य की परीक्षा है, तो ये किसकी रहेगी, विजय देव नारायण साहे जी की पंक्तियां रहेगी। ठीक है, ये हमने देख ली थी। ठीक है, राष्ट्रगीत में रघुवीर साहे के क्या करूं, गिरजा कुमार माथुर जी के अब मैं काला झंडा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, साधो परीक्षा है, विजय देव नारायण साहे जी की पंक्ति है। कविता क्या है कहते हैं जीवन का दर्शन आलोचन, ये प्रभाकर माचवे जी की पंक्ति रहेगी। आगे यात्रा साहित्य और उनके लेखकों को सुमेलित करना है। ठेले पर हिमालय, ये किसका है भी, जो हमें आता है पहले ये करेंगे, धर्मवीर भारती का। तो एक का 5, तो एक का 5 ओनली डी ऑप्शन में ही है, तो डी ऑप्शन अपना बिल्कुल सही रहेगा। ऐसे ही हमें मिलान करना है। ठीक है, जो हमें आता है पहले वो करना है, उससे ही हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा भाई। आगे क्वेश्चन व्याख्या में देख लेते हैं। यात्रा साहित्य, प्रकाशन वर्ष और लेखक है। ठेले पर हिमालय, यादें यूरोप की और यात्रा चक्कर। ठीक है, ये सभी धर्मवीर भारती जी के यात्रा वृत्तांत हैं। और ठेले पे जो हिमालय, इसका 1958 में प्रकाशित हुआ। यात्रा चक्कर का 1955 में प्रकाशन हुआ। आखिरी चट्टान 1953 में प्रकाशित मोहन राकेश जी का है भाई यात्रा वृत्तांत। सुबह के रंग ये अमृत राय जी का है। पैरों में पंख बांधकर 1952 में प्रकाशित है। उड़ते चलो 1954 में। और राम वृक्ष बेनीपुरी जी के यात्रा साहित्य रहेंगे ये। आगे निम्नलिखित साहित्यवादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन करना है, तो करते हैं। सबसे पहले आपको जो आता है वो करेंगे। हालावाद के प्रवर्तक कौन है, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक है, सबसे फेमस है हालावाद हरिवंश राय बच्चन के लिए। ठीक है, तो देखते हैं बी का 4, तो बी का 4 हमारा, बी का 4 एक ही ऑप्शन में है, तो ए आंसर अपना बिल्कुल सही होगा। आगे हम व्याख्या में देख लेंगे भाई। वाद, प्रकाशन वर्ष और संबंधित कवि। प्रगतिवाद 1936 में इसका प्रकाशन हुआ और त्रिलोचन जिसके काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है। हालावाद 1933 में हरिवंश राय बच्चन इसके काफ़ी महत्वपूर्ण कवि है। ए कविता 1965 में जगदीश चतुर्वेदी से संबंधित है। प्रयोगवाद से 1943 अज्ञे जी से काफ़ी संबंधित है भाई। राष्ट्रीय काव्य धारा छायावाद के समांतर चलिए और सुभद्रा कुमारी चौहान इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण कवित्री रहेगी। पत्र पत्रिका और उनके संपादकों के साथ हमें सुमेलित करना है। भारतेंदु पत्रिका ब्राह्मण है, विशाल भारत है और आज है। जो ब्राह्मण पत्रिका है, ठीक है, ये किससे संबंधित है, इसके संपादक कौन है, तो प्रताप नारायण मिश्र जी रहेंगे। तो बी का 2 भाई, तो बी का 2 हमारा बी ऑप्शन में है, इसलिए बिल्कुल सही हो गया है। और हम आगे व्याख्या में ही देख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से पढ़ लेना अच्छी प्रकार से। पत्र पत्रिका प्रकाशन वर्ष और संपादक। भारतेंदु 1883 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, पत्रिका का, और राधा चरण गोस्वामी इसके संपादक रहेंगे। ब्राह्मण पत्रिका 1883 में प्रकाशन हुआ। प्रताप नारायण मिश्र जी इसके संपादक रहेंगे। विशाल भारत 1928 में प्रकाशन हुआ। बनारसी दास चतुर्वेदी इसके संपादक रहेंगे। आज 1920 ईस्वी में प्रकाशन हुआ और बाबू विष्णुराव पराडकर इसके संपादक रहेंगे। प्रताप 1913 में प्रकाशन हुआ। गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक रहेंगे। आगे है, नीचे एक अवतरण दे रखा है, इसको पढ़कर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। ठीक है, महाकाव्य की रचना जातीय संस्कृति के किसी महापर्व, सभ्यता के उद्गम, संगम, प्रलय, किसी महाचरित्र के विराट उत्कर्ष अथवा आत्म तत्व के किसी चीर अनुभव रहस्य को प्रदर्शित करने के लिए की जाती है। आर्य सभ्यता के विकास काल में जब देव दानवों
का अर्थात देव और आसुर संस्कृतियों का संघर्ष हो रहा था, तब महर्षि वाल्मीकि ने देव पक्ष का विजय घोष करने वाले रामायण महाकाव्य का निर्माण किया। देव व्यास ने द्वापर के अंत में कुरुक्षेत्र संग्राम का सम्मारक महाभारत ग्रंथ रखा, जो कलयुग का अग्रदूत अत्यंत दुखांत सर्जन है। कलयुग का अग्रदूत क्या है? अत्यंत दुखांत सर्जन है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर करते हैं। महाकाव्य की रचना किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? तो किसको प्रदर्शित करने के लिए की जाती है? किसी महान चरित्र के विराट उत्कर्ष को प्रदर्शित करने के लिए महाकाव्य की रचना की जाती है भाई। अगला क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता के विकास काल में किन के मध्य संघर्ष हो रहा था? तो किसके मध्य संघर्ष हो रहा था भाई? आर्य सभ्यता के विकास काल में तो देव और आसुर संस्कृतियों के मध्य संघर्ष हो रहा था। ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। महाभारत किस युग के अंत में लिखा गया था? तो द्वापर युग के अंत में महाभारत लिखा गया था। महाभारत को कैसा सृजन कहा गया है? तो दुखांत सृजन कहा गया है। महाकाव्य की रचना में क्या होना चाहिए? तो जातीय संस्कृति का महापर्व होना चाहिए। अब भाई कथोपकथन है भाई, इसको हम देख लेंगे। ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है ये हर एक पेपर में पूछे जाने लग गए हैं। स्थापना नाटक का अपनी समग्रता में परिचय देना ही नटकर्म के आगे पीछे जो मूल प्रयोजन है वहां तक जाना पड़ेगा। बिल्कुल सही है भाई। तर्क है रीजन, क्योंकि नटकर्म का प्रयोग में कवि रचित काव्य प्रस्तुत किया जाता है। ये क्या है? गलत है। तो ये आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। ए सही है और आर गलत है भाई। आंसर बिल्कुल सही है। व्याख्या में देखते हैं, नटकर्म या नाटक के उद्देश्यों में नाटक के उद्देश्यों एवं मूल्यों को प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना है, करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। जो करुणा है वही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि करुणा का विषय दूसरों का दुख नहीं है। ये क्या है? गलत है। ए सही है, आर गलत है। व्याख्या देख रहे, किसी प्राणी को दूसरे पर करुणा करने पर करुणा करने वाले पर श्रद्धा उत्पन्न होती है, तब करुणा ही लोगों की श्रद्धा को अपनी ओर खींचती है। करुणा का विषय दूसरों का दुख होता है। स्थापना और तर्क है, ए स्थापना ए में है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है, देशभक्ति था। तर्क है, क्योंकि देश प्रेम की भावना तत्कालीन भारतीय समाज में नहीं। ये भी गलत है, दोनों ही गलत है भाई। कोई संबंध नहीं है किसी का किसी से, और दोनों ही गलत है। तो सी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। सी ऑप्शन, ए और आर दोनों ही गलत है। व्याख्या में देख रहे थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाओं का मूल स्वर देशभक्ति या राष्ट्रीयता था। देशभक्ति की भावना तत्कालीन समाज में प्रमुख रूप से पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना देख लेते हैं, भक्ति काल धर्म की रसात्मक अनुभूति है। बिल्कुल सही है भाई, भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसमें अपने मंगल और लोक मंगल का संगम दिखाई पड़ता। बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों बिल्कुल सही रहेंगे। व्याख्या देख लेते हैं, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। काफी महत्वपूर्ण पंक्ति पूछी गई है। भक्ति धर्म की रसात्मक अनुभूति है। भक्ति में अपने अमंगल और लोक मंगल का संगम है। और ये पंक्तियां रामचंद्र शुक्ल जी की है, पेपर में पूछी जाती हैं भाई। आगे स्थापना, निराला की कल्पनाएं उनके भावों की सहचरी नहीं है। ठीक है, ये गलत है भाई, बिल्कुल है, क्योंकि उनकी कल्पनाएं सुशील स्त्रियों की भांति पति के पीछे पीछे चलती नहीं। तो ये भी गलत है। ए और आर दोनों गलत है। डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। व्याख्या में देख लेते हैं, निराला की कल्पनाएं और उनके भाव की सहचरी है तथा उनके भाव की संवहन करती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की अपनी क्लास के 50 क्वेश्चन यानी अपना एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ भाई आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट भी जरूर से ज़रूर करें भाई। और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी को ये PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाता है, तो उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।